अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करना है विच इज़ फाइनेंशियल अरिथमेटिक। इस यूनिट में हम लोग रोज़मर्रा के जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जांपल ज़कात, टैक्स, इनकम टैक्स की कोई आप इंस्टॉलमेंट भी चीज़ लेते हैं तो उसकी किस तरह मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, और रेशोज़, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल कोई फौत हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी इनहेरिटेंस कैसे आगे उसकी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो ये सारे क्वेश्चंस पूरे यूनिट में हैं। हर एक्सरसाइज डिफरेंट है, एक दूसरे से लिंक नहीं है। जैसे यूनिट 3 हमने किया, वो एक्सरसाइज एक दूसरे से लिंक थी। 3A नहीं की तो 3B नहीं समझ आएगी, 3B करेंगे तो 3C समझ आएगी, ऐसे। लेकिन यूनिट नंबर 4 ऐसे नहीं है, इसकी हर एक्सरसाइज एक न्यू टॉपिक से रिलेटेड है, डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्सरसाइज 4A ये आपकी रिलेटेड है प्रोपोर्शन से। प्रोपोर्शंस क्वेश्चंस करने से पहले आपको प्रोपोर्शंस का बता दूँ कि प्रोपोर्शंस दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक इन्वर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है। इफ़ वन इज़ इंक्रीजिंग अदर क्वांटिटी इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, पैटर्न सेम है। या एक के डिक्रीज होने से दूसरी भी डिक्रीज हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, कम ज़्यादा नहीं देखना, इंक्रीज डिक्रीज दोनों का रिलेशन देखना है। एक ज़्यादा दूसरी भी ज़्यादा, एक कम दूसरी भी कम, सेम रिलेशन है, इट मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और ऑपोजिट रिलेशन होगा तो इट मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 4 eggs आए 20 रुपीज़ के और 10 eggs आए 50 रुपीज़ के। तो अब पहले एक्स 4 थे और प्राइस उनकी क्या थी 20। अब मैंने एक्स 4 की जगह कर दिया 10। 4 की बजाय एक्स क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए, 10 हो गए। तो उनकी प्राइस भी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। 4 x 20 के थे, 10 x 50 के। तो एक्स की क्वांटिटी बढ़ी तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ हो गई। इट मीन्स पैटर्न सेम है। सो दिस प्रोपोर्शन इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसी तरह ऑपोजिट चले कि एग 10 x 50 के हैं तो 4 x 20 के हैं। तो 10 x 50 के, 10 की जगह एक्स मैंने कर दिया 4, एक्स कर दिया कम, तो उसकी प्राइस भी 50 से क्या हो गई, 20 हो गई, कम हो गई। तो पैटर्न सेम है, एक के कम होने से दूसरी कम, या एक के ज़्यादा होने से दूसरी भी चीज़ ज़्यादा हो रही है। इंक्रीज, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बोथ आर इन सेम रिलेशन, सो इट मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इन्वर्स प्रोपोर्शन में इन्वर्स मीन्स ऑपोजिट, एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो। फॉर एग्जांपल जैसे टाइम, मैं कहूँ कि 10 वर्कर्स हैं मेरे पास, 10 वर्कर्स हैं और वो एक काम कर रहे हैं, उनको वो काम करने में लग रहा है 10 घंटे। 10 वर्कर्स हैं, उन्होंने कोई काम करना है। फॉर एग्जांपल एक एक वॉल बनानी है उन्होंने, तो उनको वो वॉल बनाने में 10 आवर्स लग रहे हैं। अब वर्कर्स अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 10 नहीं है, वर्कर्स रह गए सिर्फ 4 वर्कर्स रह गए। अब ऑब्वियसली जब वर्कर्स कम हो गए तो उनको काम करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पहले तो ज़्यादा लोग थे, उन्होंने जल्दी जल्दी काम कर लिया, 10 घंटों में वॉल बनाई, वो गए। लेकिन अब वर्कर्स रह गए मेरे पास सिर्फ 4। तो सिर्फ 4 वर्कर्स, उन्होंने वही वॉल अगर कंस्ट्रक्ट करनी है तो आप खुद बताएं उनको टाइम ज़्यादा लगेगा। इट मीन्स कि वर्कर्स कम होने से टाइम हो गया ज़्यादा, एक चीज़ कम हुई दूसरी चीज़ हो गई ज़्यादा, रिलेशन क्या हो गया, इनवर्स। तो ये जस्ट आपको मैंने रिलेशन बताना था कि डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन क्या है। क्वेश्चंस करेंगे, आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। पैटर्न एक ही है, प्रोपोर्शन डायरेक्ट हो, प्रोपोर्शन इनवर्स हो, पैटर्न एक ही है। आपने क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चंस करने के बाद कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं सर ने क्या कर दिया। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले स्टेटमेंट, क्वेश्चन है स्टेटमेंट पढ़ के आपने जस्ट वो 3 डिफरेंट टर्म्स फाइंड करनी है जिनका रिलेशन आ रहा है। मैं इसका क्या मतलब है मैं आपको भी बताता हूँ। आपसे वो कहता है इफ 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, पहली चीज उसने क्या की, 5 मेंबर्स, मेंबर्स उसने बता दिए कितने हैं,
मेंबर्स कितने हैं 5। 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हैव 56 kg राशन। दूसरी चीज़ क्या आ गई, राशन आ गया। राशन ये घर का सारा सामान जो होता है 56 kg। दोबारा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। इफ 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली if 5 members of a family have 56 kg ration which is sufficient for a couple of week। couple of week का क्या मतलब है, week means 7 days और couple कहते हैं 2 के पेयर को, तो 2 weeks, couple of week means 2 weeks, तो 2 weeks कितने डेज हो गए 14 डेज। तो तीसरी जो उसने मुझे डेज बता दी 14। कहता है 5 members of a family have 56 kg ration which is sufficient for 14 days। couple of week means 14 days, 2 weeks। ये एक स्टेटमेंट हो गई। ये मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेटमेंट से ही मैंने 3 डिफरेंट क्वांटिटीज, जो 3 डिफरेंट टर्म्स जिनका रिलेशन आ रहा था ओनली, इनके दरमियान हमेशा ये डबल डॉट साइन आता है रेशियो का। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये होगी मेरे पास। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसी क्वेश्चन की, हाउ मच राशन। हाउ मच राशन यानी अब क्या हुआ, राशन कह रहा है हाउ मच कितना है, नहीं पता तो एक्स। हाउ मच राशन ये जो मैंने फाइंड करना है। इज नीडेड इफ द फैमिली हैज़ टू अकोमोडेट 4 गेस्ट। इफ द फैमिली हैज़ टू अकोमोडेट 4 गेस्ट। अब देखें फैमिली को 4 गेस्ट और अकोमोडेट करने हैं, तो फैमिली के 5 मेंबर तो इट सेल्फ हैं, 4 उनके पास आ गए गेस्ट, तो अब टोटल उस घर में कितने पर्सन हो गए 9 हो गए। कैसे, 5 वो खुद थे और 4 हो गए गेस्ट, तो टोटल कितने हो गए 9 मेंबर्स हो गए। 9 मेंबर्स के लिए राशन कितना चाहिए मुझे, वो ये पूछ रहा है फॉर 10 डेज। और डेज कितने उसने बता दिए 10। हमेशा इन क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ ए की वैल्यू ऐसी होगी जो अननोन होगी, यानी जो आपने फाइंड करनी होगी, ये एक्स। अब आपने करना क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने ये क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लिया, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप गौर से सुनना है, जो एक्स वाली टर्म है उसका एरो हमेशा आपने ऊपर रखना है। एक्स वाली टर्म का एरो हमेशा ऊपर रखना है। इसका मतलब क्या है, एरो क्यों लगाते हैं ये भी आपको मैं बताता हूँ। बस एक चीज़ का ख्याल यही रखना है कि एक्स वाली टर्म का एरो हमेशा ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने जो बाकी 2 टर्म्स रह गई हैं उनको सेपरेटली इंडिविजुअली कंपेयर करना है इस एक्स वाली वैल्यू से। क्या मतलब है इसका, इसके साथ मैंने जब डेज को कंपेयर करना है तो मेंबर्स नहीं देखने, और जब मेंबर्स को कंपेयर करना है तो डेज नहीं देखने। ठीक है, इंडिविजुअली उस जब मेंबर्स को देख रहे हैं इसके साथ तो डेज समझो है ही नहीं, इग्नोर कर दो बिल्कुल। और जब डेज को कंपेयर कर रहे हैं तो मेंबर्स बिल्कुल इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है, अब करना क्या है, पहले मैं ये देख लेता हूँ। 5 मेंबर्स हैं, उनके लिए मुझे चाहिए 56 kg राशन, 56 kg। अब मेंबर्स हो गए 9, तो खुद बताएं 9 मेंबर्स के लिए मुझे राशन, खाने पीने की चीज़ें थोड़ी चाहिए ज़्यादा चाहिए, ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए। मेंबर्स बढ़ रहे हैं तो उनको उनको फूड भी, उनको राशन भी ज़्यादा चाहिए। तो मेंबर्स बढ़ने से राशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इट मीन्स रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। रिलेशन को देखना है, बढ़ना या कम होना नहीं देखना, दोनों का रिलेशन देखना है। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है तो रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट। तो इट मीन्स डायरेक्ट रिलेशन होगा तो फिर एरो ऊपर, और इन्वर्स रिलेशन होगा तो एरो नीचे। एक्चुअली का एरो हमेशा ऊपर, फिर हमने कंपेयर करना है। डायरेक्ट रिलेशन होगा तो एरो ऊपर, इन्वर्स रिलेशन होगा तो एरो नीचे। अब इसका रिलेशन मैंने देखा क्या आ रहा था, डायरेक्ट। इट मीन्स इसका एरो हो गया ऊपर, ये भी ऊपर हो गया। पीछे रह गया डेज। अब जब डेज को कंपेयर करना है तो आपने ये दूसरी टर्म नहीं देखनी, जो है एक्स वाली के साथ दोनों को कंपेयर करना है सेपरेट। अब डेज देखो, 56 kg राशन है, वो 14 डेज़ के लिए है, 14 डेज़ में वो ख़त्म हो जाएगा। अब अगर मैंने 14 की जगह डेज है 10, तो थोड़े दिनों के लिए मुझे राशन थोड़ा चाहिए ज़्यादा चाहिए, थोड़े दिनों के लिए थोड़ा राशन चाहिए ना। अगर 56 kg राशन 14 डेज़ में जाके ख़त्म हो रहा है तो 10 डेज़ में वो कौन सा राशन है जो 10 डेज़ में ख़त्म होगा, थोड़ा ही होगा ना, 56 से कम ही होगा। इट मीन्स डेज़ कम हो रहे हैं तो राशन भी मुझे कम चाहिए। तो एक चीज़ के डिक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, एक कम दूसरी कम। रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। अगेन रिलेशन, मैं फिर कह रहा हूँ फोकस रिलेशन पे करना है, डायरेक्ट है या इन्वर्स है।
कम ज़्यादा हम सिर्फ ये देखते हैं कि रिलेशन क्या बन रहा है, ठीक है। अब डेज कम हो रहे हैं तो मुझे राशन भी चाहिए, तो ये देखते हैं कि रिलेशन क्या बन रहा है, ठीक है। अब डेज कम हो रहे हैं तो मुझे राशन भी चाहिए कम, इट मीन्स रिलेशन क्या बनता है, दोनों कम हो रही हैं तो रिलेशन बन रहा है डायरेक्ट। तो इसका एरो भी कहाँ लगेगा फिर, ऊपर की तरफ। ये सेकंड स्टेप किया मैंने इसका, क्या दोबारा बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है, इस फॉर्म में क्वेश्चन लिख लिया। सेकंड स्टेप क्या है, एक्स का एरो हमेशा ऊपर, और फिर इन दोनों को सेपरेटली आपने एक्स वाली टर्म के साथ कंपेयर करना है सेपरेटली, और उसके एरोज लगा देने हैं बेस्ड ऑन रिलेशन, डायरेक्ट है या इन्वर्स है। इन्वर्स अगर कभी आएगा हमारे पास आगे क्वेश्चन में तो उसके लिए हम एरो लगाएंगे नीचे, डायरेक्ट का एरो हमेशा ऊपर, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, जहाँ से, अच्छा सबसे पहले एक्स वाली टर्म लिखनी है, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो टर्म ऊपर लिखनी है, और जहाँ एरो एंड हो रहा है वो टर्म नीचे लिखनी है। क्या मतलब है इसका, एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है, तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर, जहाँ एंड हो रहा है वो नीचे। ये एक्स वाली वैल्यू हो गई इज इक्वल टू, बाकी रह गई ये मेथड वही, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर, जहाँ एंड हो रहा है वो नीचे, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर, जहाँ एंड हो रहा है वो नीचे, और ये हो गया दरमियान में मल्टीप्लाई। एक्स वाली वैल्यू सेपरेट कर दी इज इक्वल टू, बाकी जो दो टर्म्स हैं उनको उसी पैटर्न से लिख के, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर, जहाँ एरो एंड हो रहा है वो नीचे, मल्टीप्लाई करवा दिया। आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स इज इक्वल टू, इनमें अगर सिंप्लीफिकेशन होती है तो कर दें 9 और 14 या 9 और 5, 5 के साथ 9 कट नहीं होता, 5 के साथ 10 कट होता है, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, ये हो गया। अब 2 के साथ 14 कट होता है, 2 वन ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, ऊपर क्या रह गया सिर्फ 9, नीचे क्या रह गया सिर्फ 7, कटिंग की है। और ये 56 यहाँ और एक्स के साथ डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अगेन सर सिंप्लीफाई करें इसको, 7 56 पे कट होता है, 7 8 ज़ा 56, इधर रह गया 9 इंटू 8, 9 8 ज़ा 72, ये एक्स 72 आ गया। अब इसके साथ यूनिट लिखना है लाजमी जो भी होगा। अब एक्स 72, एक्स क्या था राशन, और राशन किस में दिया मुझे केजी में, इट मीन्स एक्स इज 72 केजी। ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अभी दो तीन क्वेश्चंस करेंगे, आपको सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी, परेशान नहीं होना, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ कोस्ट ऑफ 20 मीटर बाय 15 मीटर ग्लास शीट, 20 बाय 15 का क्या मतलब है, यानी एक शीट है उसकी एक डायमेंशन 20 है, दूसरी डायमेंशन 15 है। मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये डायमेंशन 20 है और ये वाली 15 है, ठीक है। अभी तो ये इसको लेंथ कह देता हूँ, इसको विड्थ कह देता हूँ उसकी। तो एक चीज़ उसने मुझे दी है लेंथ, और दूसरी चीज़ उसने मुझे दी है विड्थ। कहते हैं इफ द कोस्ट ऑफ 20 मीटर बाय 15 मीटर, यानी दो चीज़ें हैं, एक उसकी लेंथ है, तो जब भी ऐसे डिमेंशन लिखे हो ना इतने बाय इतने की, इट मीन्स एक उसकी लेंथ है एक उसकी विड्थ है। तो इफ़ द कॉस्ट ऑफ 20 मीटर बाय 15 मीटर ग्लास शीट इज रुपीज़ 1500, तीसरी कॉस्ट है 1500। कह रहा है 1500 कॉस्ट है एक शीट की जिसकी लेंथ और विड्थ इतनी है, उसकी डायमेंशनिंग बताई है 20 बाय 15, तो मैंने एक लेंथ को अज्यूम कर लिया, वो पहली वाली जो है वो लेंथ है, दूसरी वाली जो है वो विड्थ है। सेकंड स्टेटमेंट है फाइंड द कॉस्ट, सेकंड स्टेटमेंट, अब मैंने कॉस्ट फाइंड करनी है। फाइंड द कॉस्ट इट मीन्स कॉस्ट इज अननोन एक्स। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ ग्लास शीट विच इज 12 मीटर बाय 10 मीटर, 12 मीटर बाय 10 मीटर, फर्स्ट डायमेंशन ये, सेकंड डायमेंशन ये, ठीक है। अब ये फर्स्ट स्टेप था, स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिखा। सेकंड स्टेप क्या है, एक्स का एरो ऑलवेज ऊपर, यही था। और उसके बाद इस एक्स वाली वैल्यू को सेपरेटली इनसे कंपेयर करना है, पहले विड्थ से कंपेयर कर लो। एक शीट जो 15 मीटर वाइड है, एक 15 मीटर वाइड है, एक 10 मीटर वाइड है, खुद बताएं इसकी प्राइस ज़्यादा होगी या इसकी प्राइस, जो ज़्यादा, जिसकी विड्थ ज़्यादा है उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी, और जिसकी विड्थ कम है उसकी प्राइस भी कम होगी। इट मीन्स विड्थ कम हो रही है तो प्राइस भी कम हो जाएगी, विड्थ के कम होने से प्राइस भी उसको
उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। तो रिलेशन क्या बना, डायरेक्ट। एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी उसी पैटर्न पे कम हो रही है, तो रिलेशन बना डायरेक्ट। इट मीन इसका एरो ऊपर। अब जब लेंथ को कंपेयर करना है तो विड्थ नहीं देखनी, एक्स वाली वैल्यू के साथ दोनों कंपेयर करनी। अब देखें, तो अगेन 20 मीटर लॉन्ग एक शीट है, उसकी प्राइस है 1500, और एक शीट छोटी है, तो एक 20 लॉन्ग है, एक 12 मीटर लॉन्ग है, इससे छोटी है। खुद बताएं, छोटी शीट है उसकी प्राइस भी कम होगी, तो 12 मीटर लॉन्ग शीट उसकी प्राइस भी कम, उसकी लेंथ कम हो रही है तो प्राइस भी कम। एक चीज़ डिक्रीज, दूसरी भी डिक्रीज, एक के कम होने से दूसरी कम। रिलेशन क्या बना, डायरेक्ट। सेम पैटर्न है, मीन्स डायरेक्ट रिलेशन, एरो ऊपर। अगेन ये सेकंड स्टेप पूरा हो गया। थर्ड स्टेप क्या था, एक्स वाली वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं। जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर, जहाँ एंड हो रहा है वो नीचे। एक्स वाली वैल्यू के बाद आता है इज इक्वल टू, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर, जहाँ एंड हो रहा है वो नीचे, मल्टीप्लाई। जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर, जहाँ एंड हो रहा है वो नीचे, एक्स इज इक्वल टू। अब इसकी करते हैं कटिंग, 0 0 कट हो गए, 2 6 12, 6 और 15 3 के डबल में जाते हैं, 3 2 6, 3 5 15। ऊपर रह गया सिर्फ 2, नीचे रह गया सिर्फ 5। ये 1500 यहाँ हो रहा था एक्स से डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। 5 इससे कटा, 5 3 15 और 100, तो एक्स आ गया मेरे पास 2 इंटू 300, यानी 600। अब अगेन ये एक्स 600 आया है, और एक्स क्या है, एक्स इज़ द कॉस्ट, और कॉस्ट मुझे किस में दी हुई थी, रुपीज़ में, 600 रुपीज़। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। फिर कह रहा हूँ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जस्ट पैटर्न देखना है। एक ही पैटर्न पे, एक ही मेथड पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं स्किप कर रहा हूँ, 4 3 आप लोगों ने ट्राई करना है, 4 मैं करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन 4, ईमान फातिमा कैन रीड 1400 पेजेस। पहली चीज़ आ गई पेजेस, ईमान फातिमा कैन रीड 1400 पेजेस। फर्स्ट चीज़ उसने मुझे आपको दे दी पेजेस। इन अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट कहते हैं 14 डेज को, याद रखनी है ये बात। फोर्टनाइट कहते हैं 14 डेज को, यानी सेकंड की उसने आपको दे दी डेज। फोर्टनाइट मीन्स 14 डेज। ईमान फातिमा कैन रीड 1400 पेजेस इन 14 डेज बाय रीडिंग 4 आवर्स डेली। थर्ड चीज़ उसने आपको दे दी है आवर्स, टाइम, टाइम दे दिया उसने आपको 4 आवर्स, ठीक है। ईमान फातिमा कैन रीड 1400 पेजेस इन 14 डेज, फोर्टनाइट मीन 14 डेज, रीडिंग 4 आवर्स डेली। ये आपने फर्स्ट स्टेटमेंट लिख दी। सेकंड है हाउ मैनी पेजेस, पेजेस हाउ मैनी है यानी फाइंड करने हैं। शी कैन रीड इन अ वीक, वीक मीन 7 डेज। हाउ मैनी पेजेस शी कैन रीड इन अ वीक बाय रीडिंग 6 आवर्स डेली, 6 आवर्स डेली। फर्स्ट स्टेप हो गया क्वेश्चन का, स्टेटमेंट मैंने इस फॉर्म में लिखी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स एरो ऑलवेज ऊपर, सेकंड स्टेप सॉरी, एक्स एरो हमेशा ऊपर। फिर एक्स को कंपेयर करना है इससे। देखें, वो 1400 पेजेस पढ़ रही है और उसको 14 डेज लग रहे हैं, 14 डेज में वो 1400 पेजेस पढ़ रही है, तो 7 डेज में वो पेजेस ज़्यादा पढ़ सकती है, कम पढ़ सकती है। ऑब्वियसली थोड़े दिनों में वो पेजेस भी थोड़े ही पढ़ सकती है, तो डेज कम हो रहे हैं तो पेजेस भी वो कम ही पढ़ेगी। इट मीन्स एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, पैटर्न सेम है। इट मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसका एरो ऊपर। फिर इसको कंपेयर करना है एक्स से, अब ये नहीं देखनी मैंने। 1400 पेजेस वो 4 घंटे पढ़ती है, तो 1400 पेजेस उसके पूरे हो जाते हैं। अगर वो 6 घंटे पढ़े, ज़्यादा पढ़ेगी, तो वो ज़्यादा पेजेस पढ़ सकती है, ज़्यादा टाइम पढ़ रही है तो पेजेस भी वो ज़्यादा पढ़ सकती है। मीन्स टाइम ज़्यादा होने से उसके पेजेस भी ज़्यादा वो कवर कर रही है, ज़्यादा पेजेस पढ़ रही है। एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, पैटर्न सेम, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एरो ऊपर। ठीक हो गया। आपके ये
फर्स्ट 5-6 क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हैं, डायरेक्ट किया, इसलिए अभी आपके पास सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, आगे प्रोपोर्शन इन्वर्स के भी आएंगे, परेशान नहीं होना। अब सेकंड स्टेप हो गया एरो वाला। थर्ड स्टेप, एक्स जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर, जहाँ एंड हो रहा है वो नीचे। फिर आता है इक्वल टू, एक्स वाली पहले टर्म सेपरेट करनी, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर, जहाँ एंड हो रहा है वो नीचे, मल्टीप्लाई, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर, जहाँ एंड हो रहा है वो नीचे। फिर इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। 7 2 ज़ा 14, ये तो गया, ठीक है, और 2 3 ज़ा 6, ऊपर रह गया 3, नीचे रह गया 4, और 1400 या डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके हो गया मल्टीप्लाई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, 4 इससे कट होता है, 4 3 ज़ा 12, 2 और 0 20, 4 5 ज़ा 20 और 0 रह गया 3 × 3 50। एक्स आ गया मेरे पास 1050, एक्स ये आ गया, और एक्स क्या है, पेजेस हैं, तो 1050 पेजेस, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 और 4 मैंने किए हैं, 3 आप लोगों ने ट्राई करना है। कल इंशाल्लाह हम 5 6 7 और 8 करेंगे, इनमें से आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी पैटर्न पे है, लास्ट 2 3 क्वेश्चन शायद इन्वर्स के हैं, तो वो इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।